इस वीडियो में हम लोग जानेंगे चैप्टर 11 के बारे में, यानी कि वर्क एंड एनर्जी के बारे में। पहले समझेंगे कि वर्क क्या होता है, इसका साइंटिफिक मीनिंग क्या होता है। फिर समझेंगे कि वर्क का डेफिनेशन फिज़िक्स के अनुसार क्या होगा, एनर्जी क्या होता है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या होता है। ऐसे कि कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हमने पिछले चैप्टर्स में पढ़ा था, तो वैसे ही कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ एनर्जी क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एनर्जी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वर्क क्या होता है। तो इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग जानने का प्रयास करेंगे इस छोटे से चैप्टर में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, जितने भी लिविंग बींग्स हैं, मतलब जितने भी धरती पर इंसान है, वो कुछ ना कुछ, जैसे कि सांस लेता है, खाना खाता है, वर्क करता है। तो जो खाना खाना हुआ, देखना हुआ, सांस लेना हुआ, ये सब भी एक तरह का वर्क है बोलचाल की भाषा में। और ये वर्क में आपको क्या लगता है, एनर्जी लगता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब आप खाना खाते हो तो उस खाने को डाइजेस्ट करने में भी वर्क लगता है, फिर एनर्जी लगता है, सॉरी वर्क लगता है मैंने बोल दिया। तो जैसे आप पढ़ते हो, या जैसे आप लिखते हो, राइड करते हो बाइसाइकिल वगैरह, तो खेलते हो, इन सब चीज़ों पर भी एनर्जी लगता है। एनिमल्स भी ये सब काम करते हैं, ठीक है, तो उन सब का भी एनर्जी खर्च होता है। तो अब हम लोग समझते हैं वर्क का मतलब क्या होता है। देखो, डे टू डे लाइफ में, यानी कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम लोग बोलते हैं, कोई भी कुछ भी काम किया तो बोलेंगे कि काम कर रहा है, वो वर्क कर रहा है ना। एग्जाम्पल के तौर पे, अगर आप अपना एग्ज़ाम के लिए पढ़ाई कर रहे हो, रात को, दिन को, है ना, या सुबह में, या अपने चैप्टर्स को याद कर रहे हो, तो आपकी मम्मी बोलती है कि मेरा बच्चा बहुत पढ़ाई कर रहा है, काफ़ी हार्ड वर्क कर रहा है, ठीक है, यानी कि कड़ी मेहनत कर रहा है। तो ये तो हो गया बोल चाल की भाषा में हार्ड वर्क या फिर वर्क का मतलब। लेकिन हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं साइंस, हम लोग पढ़ रहे हैं फिज़िक्स। तो इसलिए फ़िज़िक्स में वर्क का मतलब ये सब कुछ भी नहीं है। फिज़िक्स में वर्क का मतलब ही कुछ और होता है। तो क्या होता है वर्क का मतलब? फिज़िक्स में वर्क का मतलब होता है एक ऐसा फोर्स और एक ऐसा डिस्प्लेसमेंट, जिसको दोनों को जब हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तब निकलता है वो वर्क, ठीक है। अब एग्जांपल के तौर पे थोड़ा सा समझ लो। जैसे कि जो आप पढ़ाई कर रहे हो, ठीक है, आपने बहुत बढ़िया काम किया, आपने बोलचाल की भाषा में काफ़ी पढ़ाई किया, काफ़ी कड़ी मेहनत कर रहे हो, लेकिन आप फिज़िक्स की भाषा में बिल्कुल भी नहीं काम कर रहे हो, आप वर्क डन जीरो किए। क्यों वर्क डन जीरो हुआ आपका? क्योंकि वर्क डन के लिए दो चीज़ चाहिए, पहला तो फोर्स चाहिए और दूसरा डिस्प्लेसमेंट चाहिए। अब डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, मैंने पहले भी चैप्टर्स में पढ़ाया है। डिस्प्लेसमेंट यानी कि एक, मतलब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, यानी कि एक डिस्टेंस है, दूसरा डिस्टेंस सबसे शॉर्ट वाला जो होता है उसको बोलते हैं हम लोग डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अब आप जो वर्क कर रहे हो, यानी कि जो आप पढ़ाई कर रहे हो, वो अपने मन में कर रहे हो ना, आप याद कर रहे हो, वो मन में कर रहे हो, आप तो कहीं मूव नहीं कर रहे हो, है ना। यानी कि आप ना तो वहाँ से डिस्प्लेस हुए, ना तो आप कहीं मूव किए हो, ना तो आपने फोर्स लगाया है। अब एक और एग्जांपल समझो, कोई एक ट्रॉली है, बैग है। अब ट्रॉली बैग का एक कोई बच्चा है, वो उसको ले जा रहा है, ठीक है, कहीं पर लेट्स से स्टेशन में, ये यहाँ से यहाँ ले जा रहा है उसको। इस सिचुएशन में क्या होगा, ट्रॉली बैग इस जगह से इस जगह तक मूव कर गया। मान लेते हैं कि यहाँ से यहाँ तक वो मूव कर गया। अब इसको यहाँ से यहाँ पहुँचाने में इस बच्चे ने कुछ ना कुछ फोर्स भी लगाया होगा। तो उस टाइम पे ट्रॉली बैग जो वहाँ से वहाँ पहुँचा, उस टाइम पे वर्क हो गया डन, यानी कि उसने वर्क काम किया। किसके हिसाब से? फिज़िक्स के हिसाब से, ठीक है। अगर कोई व्यक्ति, या तो बैट बॉल खेल रहे हो आप, ठीक है, आपने क्रिकेट में, आप बैट्समैन हो, बहुत अच्छा बॉल आया, आपने बेहतरीन शॉट मारा और बॉल जो है वो डिस्प्लेस हो गया। उस सिचुएशन में आपने बॉल पे क्या वर्क किया या नहीं किया, कमेंट में बताना। वर्क होने के लिए, यानी कि वर्क टू बी डन, टू थिंग्स आर रिक्वायर्ड, टू कंडीशंस नीड टू बी मेट। नंबर वन, अ फोर्स शुड एक्ट ऑन एन ऑब्जेक्ट, यानी कि एक ऑब्जेक्ट पर फोर्स काम करना चाहिए, और जो ऑब्जेक्ट है वो मस्ट बी डिस्प्लेस्ड, यानी कि वो एक जगह से दूसरे जगह मूव होना चाहिए ही चाहिए, तभी वर्क होगा। अगर इन दोनों में से कुछ भी नहीं हुआ, एक भी नहीं हुआ, तो वर्क डन नहीं होगा, ठीक है। अब हम लोग समझते हैं थोड़ा सा वर्क डन बाय ए कांस्टेंट फोर्स। यहाँ पर मान लेते हैं कि कोई एक कांस्टेंट फोर्स F है, जो कि किसी ब्लॉक पर, किसी भी ऑब्जेक्ट पर काम कर रहा है, यानी कि वो कांस्टेंट फोर्स F उस पर धक्का दे रहा है, ठीक है। S जो है उस फोर्स का डायरेक्शन है, ठीक है। इस सिचुएशन में वर्क डन क्या होगा, जब इधर से F लगा तो ये यहाँ से यहाँ शिफ्ट कर गया। अब इसके बीच का डिस्टेंस जो है वो S है,
एस को आप कुछ भी मान सकते हो, ये एस है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर वर्क डन क्या हुआ, जैसे मैंने बताया था, फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट, यानी कि वर्क डन हो गया जितना फोर्स उसने एफ लगाया था यहाँ पर, और डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ तो एस हुआ, तो इसलिए वर्क डन कितना हो गया एफ इंटू एस, ठीक है। अब इस सिचुएशन में मान लेते हैं कि अगर एफ 1 यूनिट लगाया गया था, 1 न्यूटन लगाया गया था और डिस्प्लेसमेंट 1 मीटर लगा था, तो वर्क डन कितना हुआ 1 न्यूटन मीटर, क्योंकि दोनों मल्टीप्लाइड था तो 1 न्यूटन मीटर। अब जो 1 न्यूटन मीटर है इसको हम लोग जूल भी बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, जूल। इसलिए 1 जूल इज इक्वल टू क्या होता है 1 न्यूटन मीटर। गॉट इट। वैसा ही एक एग्जाम्पल दिया हुआ है आपको, आपके सामने यहाँ पर 5 न्यूटन फोर्स लगाया, 2 मीटर डिस्प्लेस हुआ, तो वर्क डन कितना हो जाएगा 10 न्यूटन मीटर, यानी कि 10 जूल। ऐसा ही एक दो एग्जाम्पल दिया हुआ है, एक एग्जाम्पल क्वेश्चन दिया हुआ है, आप उसको बना सकते हो, बहुत आसान है। अब मान लो कि ये जो बच्ची है इसने कार को अपनी ओर खींचा, ठीक है, तो ये फोर्स इस साइड में लगाया जा रहा है, ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट भी इस साइड में हो रहा है। अब मान लो कोई एक ऐसा ऑब्जेक्ट आ गया जिसमें ये फोर्स इसने इस तरफ लगाया और डिस्प्लेसमेंट इस साइड हो गया, यानी कि उल्टा हो गया, ठीक है, 180 डिग्री घूम गया। तो उस सिचुएशन में क्या होगा, तो उस सिचुएशन में हम लोग या तो F को माइनस ले लेंगे, और अगर ये फोर्स इस साइड लगा रही है और डायरेक्शन अगर उसका इस तरफ है तो हम लोग S को माइनस कर देंगे और F इंटू माइनस एस ले लेंगे। यहाँ पर जैसे ही माइनस होगा तो ये पूरा जो सिचुएशन है ये प्लस के बजाय माइनस में आ जाएगा, यानी कि रिटार्डेशन जिसको बोलते हैं, एक्सेलरेशन का उल्टा वो हो जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे समझो कि कार है, ठीक है, कार में आपने ब्रेक लगाया और स्लोप कुछ इस तरह है, आपका कार यहाँ पर है, आपने आपने एक्सीलरेटर दिया तो कार आपका इधर जाना चाहिए बट वो जा रहा है इधर, यानी कि एस जो है वो उल्टा हो गया है ना। तो इस सिचुएशन में वर्क डन जो है वो आपका नेगेटिव हो रहा है, यानी कि उल्टा साइड में जा रहा है। एक और एग्जाम्पल आ गया, वैसा ही है, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से कर लोगे, आई होप सो। और इसको देखो और बनाओ, और उसके बाद वैसा 2-4 क्वेश्चन है, अगर कोई भी क्वेश्चन में दिक्कत हो तो पूछना। अब आते हैं हम लोग एनर्जी पे, वर्क हमारा खत्म हो गया, अब एनर्जी पे आते हैं। एनर्जी यानी कि शक्ति, हमको हमारे जीवन में जीने के लिए शक्ति चाहिए, बोलने के लिए शक्ति चाहिए, सोचने के लिए शक्ति चाहिए, सब चीज़ के लिए शक्ति चाहिए। लेकिन धरती पे अलग अलग जीवन है, अलग अलग लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, उसके लिए सन इज़ द बिगेस्ट नेचुरल सोर्स ऑफ एनर्जी टू अस, बिकॉज सन गिव्स अस एनर्जी। द एनर्जी गिवन बाय सन इज़ यूटिलाइज्ड बाय आवर प्लांट्स, मतलब प्लांट्स जो है उस सन के एनर्जी को यूटिलाइज करता है, और उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, उसी प्लांट के एनर्जी से अपना एनर्जी बनाते हैं। अब एनर्जी जो है हमारे डे टू डे लाइफ में यूज़ होता है। जैसे कि देखो, क्रिकेट बॉल अगर आप अब बैटिंग कर रहे हो, ठीक है, पतला दुबला अगर लड़का है तो उसको बोला जाएगा कि अरे भाई साहब इसके पास एनर्जी नहीं है कि ये 6 मार सके, ठीक है, लेट्स से। तो इसलिए हम लोग रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, डेली लाइफ में एनर्जी का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। तो अब हम लोग आते हैं फिज़िक्स पे, फिर से एक एग्जांपल लेते हैं। मान लो कि एक फास्ट मूविंग क्रिकेट बॉल को एक विकेट पे लगता है, ठीक है, विकेट वहाँ पर खड़ा है, बस वो तो बेचारा कुछ नहीं किया, बॉल आकर के लगा तो विकेट जो दूर फेंक जाता है, मतलब फेंका जाता है, ठीक है। उसी तरह कोई भी ऑब्जेक्ट एक सर्टन हाइट पर पहुँच जाएगा और उसमें ये कैपेबिलिटी आ जाएगा कि वो काम कर सके, वो वर्क डन कर सके। क्यों? क्योंकि उसमें फोर्स है और उसमें डिस्प्लेसमेंट भी हुआ है, इसलिए उसके पास ये दम है कि वो वर्क कर सके, इनफैक्ट वो वर्क डन हुआ। तो इसका अनेकों एग्जाम्पल है। जैसे कि देखो, अगर आप नेल है, मतलब कि जो कांटी है, उसको जब हम लोग दीवार में ठोकते हैं, एक बार मारेंगे तो वो क्या होगा, डिस्प्लेस हो जाएगा, यानी कि हमने वर्क किया और यहाँ एनर्जी से मारा और वो वर्क डन हो गया, इसलिए जो नेल है वो दीवार के अंदर चला गया, मतलब कांटी जो है वो दीवार के अंदर चला गया। उसी प्रकार से बेलून है, हमने फोर्स लगाया, बेलून जो है वो डिस्प्लेस हो गया, यानी कि छोटा था पहले, फिर वो बड़ा हो गया और बड़ा हो गया और बड़ा हो गया, तब वो फूट जाएगा। एक समय आएगा जब वो उसके पास उतना हिम्मत नहीं रहेगा कि वो काम कर सके और वो फूट जाएगा। तो ऐसा कोई भी ऑब्जेक्ट जिसमें ये दम है कि वो काम कर सके, जैसा कि हमारा यहाँ पर बेलून बाबा था, जैसे हमारा नेल था, यानी कि नेल को हमने ठोका और वो अंदर घुस गया, ठीक है, या फिर आप हैमर था। तो ऐसा कोई भी ऑब्जेक्ट जिसमें कैपेबिलिटी है कि वो काम कर सके इज सेड टू पोजेस एनर्जी। द ऑब्जेक्ट विच डज द वर्क लूजेस एनर्जी, यानी कि जो काम करेगा, यानी कि जो हमारा हैमर था वो काम किया तो वो उसका जो एनर्जी है वो लूज़ हुआ, और जो एंड द ऑब्जेक्ट ऑन विच द वर्क इज डन, यानी कि हमारा नेल, यानी कि कांटी पे हमने काम किया तो कांटी जो है वो एनर्जी गेन कर लिया, तब ना वो अंदर चला गया, ठीक है। तो इस प्रकार से
अब किसी भी ऑब्जेक्ट के पास अगर एनर्जी रहेगा तो वो दूसरे ऑब्जेक्ट पे फोर्स डाल सकता है। जैसे हमारा कांटी और हैमर वाला, यानी कि क्या बोलते हैं हैमर को हिंदी में, हथौड़ा, हथौड़ा वाला जो भी हमने ये दिया था वैसा ही, ठीक है। अब हथौड़े से चला गया किस में, कांटी में, है ना, वो एनर्जी जो है वो ट्रांसफॉर्म हो गया। तो ये जो एनर्जी है वो बड़ा तेज़ी से अंदर चला गया, है ना, और वो कुछ काम कर लिया और वो कहाँ चला गया, दीवार के अंदर। जो एनर्जी रहता है उसको हम लोग, उसका जो एसआई यूनिट है वो भी जूल है, ठीक है, उसका एसआई यूनिट भी जूल है और वर्क डन का भी एसआई यूनिट क्या है, जूल है, ठीक है। द एनर्जी पोजेस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इज दस मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ इट्स कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क। जो डूइंग वर्क मतलब जो वर्क डन का कैपेसिटी था, वर्क डन का जो यूनिट था यानी कि जूल, वैसा ही एनर्जी का भी जूल, एनर्जी का भी यूनिट हो गया जूल। 1 किलो जूल यानी कि 1000 जूल, ठीक है। अब हम लोग समझते हैं फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। मेनली दो तरह का फॉर्म्स ऑफ एनर्जी होता है। पहला होता है पोटेंशियल एनर्जी, दूसरा होता है काइनेटिक एनर्जी, और ये दोनों मिल करके बनते हैं मैकेनिकल एनर्जी, ठीक है। तो देखो मैकेनिकल एनर्जी हो गया, है ना, हीट एनर्जी हो गया, ये सब आउट ऑफ स्कोप है अभी आपके लिए। केमिकल एनर्जी हो गया, इलेक्ट्रिकल एनर्जी हो गया और लाइट एनर्जी हो गया, ये सब टाइप ऑफ एनर्जी है। बट हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे इस चैप्टर में, इस क्लास में आपके लिए पढ़ेंगे बस काइनेटिक एनर्जी के बारे में। थोड़ा सा एक एग्जाम्पल ले लिया जाए या एक एक्टिविटी कर लिया जाए ताकि आपको आसानी से समझ में आ सके। एक हेवी बॉल लेना है, इसको सैंड पे गिरा देना है। अब अगर सैंड भीगा हुआ है यानी कि अगर बालू भीगा हुआ है तो बहुत अच्छी बात है। अब हम लोग क्या करेंगे, बॉल को ऊपर से ड्रॉप कर देंगे 25 सेंटीमीटर के हाइट से, और देखेंगे कि जो बॉल भीगा हुआ बालू पर गिरा वहाँ डिप्रेशन बन गया, यानी कि गड्ढा टाइप का बन गया, छोटा सा गड्ढा। उसके बाद फिर 50 सेंटीमीटर से गिराएंगे तो देखेंगे थोड़ा बड़ा गड्ढा मिला, 1 मीटर 1.5 मीटर ऐसा कर करके थोड़ा थोड़ा ऊपर करते हुए जाएंगे और देखते जाएंगे कि जितना ऊपर हम लोग जाएंगे उतना बड़ा गड्ढा बनते जाएगा, ठीक है। तो इससे हम लोग क्या निकाल सकते हैं कि एक मूविंग ऑब्जेक्ट कैन डू वर्क। जैसे कि ऊपर से हमारा बॉल था, यहाँ पर ये देखो, अभी सैंड बनाने में दिक्कत हो जाएगा। ये यहाँ से जो ऊपर से जो बॉल गिरा यानी कि ये मूव कर रहा था नीचे की ओर, ठीक है, तो ये मूविंग ऑब्जेक्ट हो गया और ये वर्क क्या किया, इसको यहाँ से डिस्प्लेस कर दिया, बालू को वहाँ से डिस्प्लेस कर दिया। ऑब्जेक्ट जितना तेज जाएगा उतना ज़्यादा वो काम कर सकता है और जितना धीरे जाएगा उतना कम। जैसे कि यहाँ पे देखो 50 सेंटीमीटर से जब हमने गिराया तो ये कम डिप्रेशन बनाया, लेकिन जब हमने 2 मीटर 1 मीटर से गिराना स्टार्ट किया तो वो काफ़ी बड़ा बड़ा डिप्रेशन बनाना स्टार्ट कर दिया। इसी प्रकार से काम करता है मूविंग बुलेट, क्योंकि उसके पास क्या होता है, मोमेंटम, गति, वेलोसिटी बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए वो काम भी बहुत तेज़ी से करता है। मूविंग बुलेट, ब्लोइंग विंड, रोटेटिंग व्हील, ये सब क्या है, इसी सब चीज़ों पर काम करता है। अब ये जो मोशन में आ रहा था, ऊपर से जो बॉल गिरा वो किस में आया, मोशन में आया, एक गति में आया, ठीक है। ये गति में उसके पास एक एनर्जी था, इसी एनर्जी को हम लोग बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। जैसे कि हमने बताया एक बॉल और बालू वाला सिचुएशन, जैसे एक फॉलिंग कोकोनट, यानी कि अगर ऊपर से, जैसे देखो आपके एकदम मुंडी के जस्ट ऊपर से अगर कोकोनट गिरेगा तो आपको कम चोट लगेगा, लेकिन अगर पेड़ से कोकोनट गिर गया तो आपका मुंडी फट सकता है ना। स्पीडिंग कार हो गया, रोलिंग, इसलिए इन सब के पास जो है काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा होता है, और काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा होने के कारण इसका जो वर्क डन होता है वो भी बहुत ज़्यादा होता है और इसका इफेक्ट भी बहुत ज़्यादा पड़ता है, ठीक है। तो हम लोग ये समझ रहे हैं काइनेटिक एनर्जी वैसे ऑब्जेक्ट्स में होता है जो कि मूव कर रहा है ना, मूविंग ऑब्जेक्ट। तो इससे हम लोग कह सकते हैं बाय डेफिनेशन दैट काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए बॉडी मूविंग विद ए सर्टेन वेलोसिटी इज इक्वल टू द वर्क डन ऑन इट टू मेक इट एक्वायर दैट वेलोसिटी। यानी कि जितना काम किया गया, जितना फोर्स लगाया गया, जितना डिस्प्लेसमेंट लगाया गया, उस वेलोसिटी को लाने में, उस वेलोसिटी को अटेन करने में उतना ही उसमें काइनेटिक एनर्जी है। अब एग्जांपल के तौर पे समझो कि कोई 100 kg का आदमी है, वो 10 मीटर के हिसाब से दौड़ रहा है, ठीक है। तो वर्क डन कितना हो गया, 1000, है ना, 1000। तो यही हमारा काइनेटिक एनर्जी होगा ए के लिए। अब अगर बी का बात करें, बी के पास 200 है और इसका स्पीड भी 20 मीटर पर सेकंड है, तो यहाँ पर वर्क डन कितना हो गया, 4000, ठीक है। तो इसका काइनेटिक एनर्जी 4000 हो जाएगा, इसका काइनेटिक एनर्जी 1000 हो जाएगा, ए का 1000 हो जाएगा, बी का 4000 हो जाएगा, ठीक है। तो जितना उसको वर्क डन लगा वही उसका काइनेटिक एनर्जी होगा। अब हम लोग आते हैं थोड़ा सा फॉर्मूला के हिसाब से। तो m जो है वो मास ले लो, ठीक है, m जो है मास ले लो और वेलोसिटी ले लो u। वर्क डन कितना होगा, f इज इक्वल टू वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। अब हम लोगों ने पहले से ही पढ़ के रखा हुआ है पिछले चैप्टर्स में कि v² - u² इज इक्वल टू 2as।
यहाँ पर अब एस हम लोग निकालना था हम लोगों को, क्योंकि हमको एस तो पता नहीं है। एस यहाँ पर क्या है, डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाई 2a। तो अब हम लोग क्या करेंगे, फोर्स को क्या लिखेंगे, m इंटू ए, पहले चैप्टर से पढ़ा हुआ है 9 क्लास में। और डिस्प्लेसमेंट यानी कि एस का क्या लिखेंगे, ये लिख देंगे यहाँ पर ला करके। अब जब हम लोग मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आंसर ये आएगा, ठीक है, यानी कि हाफ एम वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। अब देखो, जब कोई भी चीज़ स्टार्ट होता है, यानी कि जब आप दौड़ना स्टार्ट करते हो तो पहले आप तो रेस्ट पे रहते हो, रेस्ट पे हो यानी कि आपका इनिशियल वेलोसिटी कितना है, 0 है। तो वही हम लोग यहाँ पुट कर देंगे, यू का वैल्यू 0। तो जैसे यू का वैल्यू 0 पुट करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा वर्क इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। इसलिए काइनेटिक एनर्जी का हो जाएगा, मतलब काइनेटिक एनर्जी का ये सिंबल होता है इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक है। एक छोटा सा एग्जाम्पल है, आप देख लो, आसानी से बन जाना चाहिए। 2 एग्जाम्पल था। अब हम लोग आते हैं पोटेंशियल एनर्जी के बारे में। अब उसके लिए एक छोटा सा एक्टिविटी करना पड़ेगा। एक रबड़ बैंड ले लो, रबड़ बैंड को एक साइड में पकड़ के रखो और दूसरे साइड से उसको अपनी ओर खींच लो, ठीक है। थोड़ा सा खींचने के बाद उसको छोड़ दो, फिर देखना क्या होगा कि वो अपना शेप में जाना चाहेगा, यानी कि वो छोटा होना चाहेगा। वो छोटा होगा, फिर थोड़ा सा आगे बढ़ेगा और फिर वो थोड़ा हिल डुल करके रुक जाएगा, ठीक है। इसका मतलब ये जो बैंड था वो अपना ओरिजिनल शेप में आना चाहता था, लेकिन वो जब आपने उसको अपनी ओर खींचा, लंबा किया, तो उसमें एनर्जी आ गया, है ना। अब ये एनर्जी कैसे आया, तो देखो, जब आपने रबर बैंड को अपनी ओर खींचा तो क्या किया, आपने फोर्स लगाया, उस रबर बैंड का डिस्टेंस भी बढ़ गया, तो यहाँ पर वर्क डन हो गया। वर्क डन हुआ यानी कि क्या हो गया, एनर्जी आ गया। किस में आया, रबर बैंड में आया। अब रबर बैंड में जो एनर्जी आया, ये किसका वैल्यू बनेगा यहाँ पर, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। जैसे देखो, ये एक छोटा सा ये एक लेट्स से कि ये एक छोटा सा रबर बैंड है, ठीक है। आपने इसको अपनी ओर खींचा, यहाँ से यहाँ तक जो है आपने क्या किया, डिस्टेंस s, ठीक है, और फोर्स तो आपने लगाया ही, अपनी ओर खींचा, तब ना इसमें एनर्जी आ गया। वर्क डन किया तो इसमें एनर्जी आ गया, यानी कि ये क्या हुआ, अब ये जो एनर्जी इसमें स्टोर हुआ इस रबर बैंड में, इसी को तो हम लोग बोलेंगे क्या, पोटेंशियल एनर्जी, है ना। क्या बोलेंगे, पोटेंशियल एनर्जी। हम लोगों ने पहले देखा था काइनेटिक एनर्जी, वो किस में होता है, मूविंग ऑब्जेक्ट में। जब ऑब्जेक्ट मूव कर रहा होगा और वो मूव करने में जितना हमने फोर्स लगाया था, तब बनेगा काइनेटिक एनर्जी। लेकिन पोटेंशियल एनर्जी तब बनेगा जब हमने नॉर्मल किसी को अपनी ओर खींचा, है ना, या फिर किसी ऑब्जेक्ट का शेप डिफॉर्म कर दिया, ठीक है, तब बन जाएगा पोटेंशियल एनर्जी। यानी कि उसका पोजीशन या कॉन्फ़िगरेशन चेंज किया। जैसे देखो, अगर मान लेते हैं, एक और एग्जांपल ले लो, एक रबर बैंड है, इनफैक्ट रबर बैंड तो सेम ही होगा। एक टॉय है, ठीक है, एक टॉय है। अब उस एक टॉय कार में वो चाबी घुमाने वाला होता है ना, तो आपने चाबी घुमा दिया तो वो स्टार्ट होकर के दूर चला जाएगा, है ना। वो कहाँ से आया कि उसमें आपने स्प्रिंग घुमा दिया और उसमें पोटेंशियल एनर्जी चला गया और आपने उस चाबी को खींच लिया। जैसे ही आपने छोड़ा, वो पोटेंशियल एनर्जी उसको आगे की ओर भेज दिया। तीर धनुष भी अच्छा एग्जांपल है। तीर आपने अपनी ओर खींचा, उसमें आ गया पोटेंशियल एनर्जी, जैसे आपने उसको छोड़ा, वो फोर्स दिया और वो तीर बहुत दूर चला जाएगा, ठीक है। तो ये था पोटेंशियल एनर्जी। अब पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट अ हाइट। अब कुछ हाइट पर देखते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी कैसे रहता है। जैसे देखो, पहले हम लोग ज़मीन पे रखे तो यहाँ पर जो आपका पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा वो F इंटू एस हो जाएगा, ठीक है। लेकिन हम लोग क्या करेंगे, अब इस बच्चे को, मतलब इस बॉक्स को ऊपर उठा के h हाइट में, h को आप कुछ भी ले लो, 10 ले लो, 15 ले लो, या फिर अभी हम लोग कैलकुलेशन कर रहे हैं, अभी हम लोग फॉर्मूला निकाल रहे हैं, इसलिए हम लोग इसको h ले लेते हैं, ठीक है। h हाइट तक ऊंचा कर दिया। जब हमने इसको h हाइट तक ऊपर किया तो इसमें फोर्स लग रहा है, बताओ, फोर्स तो लग रहा है। किसका लग रहा है, ग्रेविटी का फोर्स लग रहा है। तो यहाँ पर F इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मास इंटू ग्रेविटी, यानी कि m इंटू जी। हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं, m इंटू ए होता है फॉर्मूला। यहाँ पर a एक्सेलरेशन किसका हो गया, ग्रेविटी का हो गया। क्यों, क्योंकि ये फोर्स जो है, एक्सेलरेशन जो है इस मास पर, यानी कि इस बॉक्स पर कौन लगा रहा है, ग्रेविटी लगा रहा है, ठीक है। तो इसलिए F इज इक्वल टू mg हो गया। अब हमारा फोर्स तो निकल गया, अब डिस्टेंस निकालना पड़ेगा। तो डिस्टेंस हमने कितना किया था, हमने डिस्टेंस h किया था, ठीक है। तो वर्क डन इज इक्वल टू F इंटू एस इज इक्वल टू फोर्स हमारा कितना है, m इंटू जी एस, यानी कि डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, h। तो क्या हो जाएगा, mgh। क्लियर हो गया बात, है ना।
तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट अ पॉइंट अबव द ग्राउंड, यानी कि एच पॉइंट पर ग्राउंड से ऊपर जो वर्क डन होता है वो लगता है उसको ग्राउंड से ऊपर उठाने में ग्रेविटी के अगेंस्ट काम करना पड़ता है, इसलिए F इज इक्वल टू mgh। ये देखो यहाँ पर वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स यानी कि mg, डिस्प्लेसमेंट यानी कि h इज इक्वल टू mgh, EP यानी कि पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mgh। अब आपके पास ये अच्छा एग्जाम्पल है, देखो ये इसमें क्या हुआ कि ये सीधा सीधा h ले लिया गया, यानी कि ये मान लो 10 मीटर का हाइट है तो इतना उठा दिया गया। इसमें क्या किया गया, सीधा गए फिर इधर गए फिर इधर गए फिर इधर गए इधर गए, नहीं, इसमें मान लो कि 15 मीटर सब मिला करके लगा और जो शॉर्टेस्ट डिस्प्लेसमेंट था वो 10 है। अब देखो अच्छा क्वेश्चन है ये, आपका कॉन्सेप्ट चेक होगा, ठीक है। देखो यहाँ से यहाँ 10 मीटर था और इसने चेक किया 15 मीटर चला गया। हमने क्या पढ़ा था, वर्क डन इज इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इंटू एस। एस यहाँ पर क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट यानी कि सबसे छोटा डिस्टेंस। तो यहाँ से यहाँ जाने में सबसे छोटा डिस्टेंस कितना होगा, 10 का। तो हम लोग 15 वाला रूट पकड़ लिए। हमको क्या मतलब है, जो छोटा डिस्टेंस है, सबसे छोटा डिस्टेंस यानी कि 10 मीटर, तो ये 10 मीटर है। अब h जो है वो इसका भी 10 है इसका भी 10 है, तो कितना वैल्यू हो जाएगा, mg इंटू 10, यानी कि 10 mg, इसका भी 10 mg इसका भी 10 mg हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए दोनों का सिचुएशन में यहाँ पर वही बोल रहा है कि यहाँ से यहाँ अगर पाथ में जो डिस्टेंस है वो h है, तो ये इधर से जाए चाहे ऐसे जाए ऐसे जाए ऐसे जाए ऐसे जाए ऐसे जाए, कोई डिफरेंस नहीं पड़ता, यानी कि पाथ का उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उसको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बस चाहिए। क्लियर। अब mgh का वैल्यू पुट करके एक आंसर निकाल लेना, बस m पता होना चाहिए, h पता होना चाहिए और g पता होना चाहिए। अब हम लोग जानते हैं कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के बारे में, पर उससे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि अलग अलग फॉर्म ऑफ एनर्जी, यानी कि क्या मैकेनिकल एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो सकता है, क्या पोटेंशियल एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो सकता है। इसके लिए हम लोगों को एक छोटा सा एक्टिविटी करना पड़ेगा। स्मॉल ग्रुप्स बना लो 8-10 बच्चे का और बैठ जाओ, ठीक है, और डिस्कस करो अलग अलग तरीका जिसमें कि एनर्जी कन्वर्जन हो सकता है, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी बन सकता है। जैसे कि देखो ग्रीन प्लांट्स कैसे फूड प्रोड्यूस करता है ना, यहाँ पर क्या हो रहा है, पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी बन रहा है, ठीक है। उसके बाद हाउ डू दे गेट देयर एनर्जी फ्रॉम, वो कहाँ से एनर्जी लेता है। वाई डज एयर मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, जो एयर है वो एक जगह से दूसरी जगह क्यों जाता है, कैसे जाता है। फ्यूल्स जैसे कि कोयला पेट्रोलियम कैसे बनता है, ठीक है। व्हाट काइंड ऑफ एनर्जी कन्वर्जन सस्टेन्स द वाटर साइकिल, वाटर साइकिल में देखो कि कैसे पहले पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी बनता है, कैसे, तो इवापोरेशन हो रहा है, यहाँ पर क्या हुआ, पोटेंशियल एनर्जी और इवापोरेशन जब होगा उस सिचुएशन में क्या हो रहा है, वहाँ पर काइनेटिक एनर्जी बन रहा है, ठीक है। तो इससे हम लोग क्या सीखे कि एक एनर्जी दूसरा एनर्जी में चेंज हो सकता है, ठीक है, लेकिन जब वो एक एनर्जी दूसरा एनर्जी में चेंज होता है तो टोटल एनर्जी, तो पूरा सिस्टम का टोटल एनर्जी था वो क्या, वो कम होगा, वो ज़्यादा होगा, या वो घटेगा, या वो बढ़ेगा, या बराबर रहेगा, इसी के बारे में हम लोग जानते हैं। तो इसमें बताया जा रहा है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के अनुसार वेन एवर एनर्जी गेट्स ट्रांसफॉर्म द टोटल एनर्जी रिमेन्स अनचेंज्ड, यानी कि अगर कोई एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी से काइनेटिक एनर्जी में जाएगा या वो काइनेटिक एनर्जी से पोटेंशियल एनर्जी में जाएगा तो वो टोटल एनर्जी जो है, यानी कि PE प्लस KE बराबर मान लो 100 अगर है, तो ये अगर चेंज भी हो गया तो भी ये 100 ही रहेगा, यानी कि अनचेंज रहेगा। दिस इज़ द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ एनर्जी कैन ओनली बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी बन सकता है, काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी बन सकता है। वो ना तो कोई उसको क्रिएट कर सकता है ना उसको कोई डिस्ट्रॉय कर सकता है, और किसी भी सिस्टम में टोटल एनर्जी हमेशा बराबर की ओर रहेगा। अब एक छोटा सा सिंपल एग्जांपल ले लेते हैं। एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास है m, वो ऊपर h हाइट से उसको छोड़ दिया गया, ठीक है, वो धीरे धीरे आ रहा है, उसमें पोटेंशियल एनर्जी कितना है, mgh, ठीक है। क्यों, क्योंकि mg जो वर्क डन और h यानी कि उसका डिस्प्लेसमेंट, तो mgh हो गया। अब काइनेटिक एनर्जी इसमें जीरो है, क्यों जीरो है, क्योंकि उसका वेलोसिटी जीरो है, ठीक है, वेलोसिटी उसका जीरो है इसलिए काइनेटिक एनर्जी भी जीरो है। अब टोटल एनर्जी वहाँ पर क्या था, उसका mgh था। जैसे ही वो नीचे की ओर गिर रहा है उसका पोटेंशियल एनर्जी बदल जाएगा,
और वो क्या बन जाएगा, काइनेटिक एनर्जी बन जाएगा, क्योंकि अब वो मूवमेंट करने लगा, वो वेलोसिटी मोशन में आ गया, वो उसका v वेलोसिटी मान लेते हैं। तो यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी उसका कितना बन जाएगा, हाफ mv²। जैसे जैसे वो धरती की ओर आ रहा है उसका काइनेटिक एनर्जी बढ़ता जा रहा है और वो हाफ mv² बन जा रहा है। ठीक है, जो जब ऑब्जेक्ट एकदम ज़मीन पर पहुंच गया तो उसका हाइट कितना हो गया, 0। ठीक है, अब वहाँ पर जो पोटेंशियल एनर्जी है वो 0 हो गया और काइनेटिक एनर्जी कितना हो गया, हाफ mv², यानी कि हाईएस्ट हो गया। क्लियर हुआ। तो यहाँ पर हम लोग क्या देखते हैं कि काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी से, तो हम लोगों ने क्या देखा कि पोटेंशियल एनर्जी जो है वो काइनेटिक एनर्जी बन गया। अब यहाँ पर हम लोग ये देख सकते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी वो कांस्टेंट रहा, हर टाइम कांस्टेंट रहा। क्यों, क्योंकि देखो जब यहाँ पर था तो पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम था, ठीक है, और काइनेटिक एनर्जी 0 था। जब नीचे ज़मीन पर आ गया तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हो गया और पोटेंशियल एनर्जी 0 हो गया। ठीक है, तो इससे हम लोग ये कह सकते हैं कि mgh यानी कि पोटेंशियल एनर्जी और हाफ mv² यानी कि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू कांस्टेंट, और द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी यानी कि काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू टोटल मैकेनिकल एनर्जी। अब अगला टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे रेट ऑफ डूइंग वर्क। रेट आ गया यानी कि बाय टाइम होगा, ठीक है, यानी कि वर्क करने का, वर्क बाय टाइम यानी कि पावर। ठीक है, रेट ऑफ डूइंग वर्क, किस हिसाब से आप काम कर रहे हो, क्या रेट से काम कर रहे हो, कि उसका हम लोग क्या करेंगे, टाइम से डिवाइड कर देंगे। तो जो वर्क होगा उसको क्या करेंगे, टाइम से डिवाइड कर देंगे। तब जब हम लोग वर्क को टाइम से डिवाइड करेंगे तो निकलेगा पावर। अब देखो कोई व्यक्ति है, कोई लेबर ऐसा है जो कि इतना जूल का वर्क कर रहा है 10 सेकंड में, लेकिन कोई है जो कि इतना जूल का वर्क कर रहा है 10 सेकंड में, तो पावर किसका ज़्यादा हो गया, इसका। तो इसका पावर ज़्यादा है, इसका पावर कम है। ठीक है, इसका पावर कम है। तो इस प्रकार से हम लोग पावर को निकाल सकते हैं। तो पावर मेजर्स द स्पीड ऑफ वर्क डन, दैट इज हाउ फास्ट और हाउ स्लो वर्क इज डन। पावर इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ डूइंग वर्क और द रेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, क्योंकि वर्क क्या है, ट्रांसफर ऑफ एनर्जी है। ठीक है, यूनिट ऑफ पावर इज वॉट, क्योंकि जेम्स वॉट ने इसको डिस्कवर किया था और उसका सिंबल होता है W। 1 वॉट इज द पावर ऑफ एन एजेंट विच डज वर्क एट द रेट ऑफ 1 जूल पर सेकेंड, यानी कि 1 जूल पर सेकेंड इज इक्वल टू 1 वॉट ऑफ पावर। ठीक है, आपके घरों में भी जो है एनर्जी वो पावर के रूप में कंजर्व किया जाता है, कंज्यूम किया जाता है। ठीक है, हम लोग लोअर रेट ऑफ एनर्जी ट्रांसफर को किलो वाट में बताते हैं, जैसे कि 1 किलो वाट इज इक्वल टू 1000 वाट, 1 किलो वाट इज इक्वल टू 1000 वाट, और 1 किलो वाट इज इक्वल टू 1 जूल पर 1000 जूल पर सेकेंड। अब तो क्या हुआ ना, अब इलेक्ट्रिसिटी हमेशा एक कांस्टेंट पावर पे आती है, लेकिन कभी कभी पहले क्या होता था बहुत ज़्यादा, अब तो बहुत कम हो गया। पहले बहुत ज़्यादा बार ये होता था कि पावर कभी बहुत ज़्यादा आ गया, कभी कम हो गया, यानी कि कभी वो ज़्यादा काम कर रहा है उसी टाइम फ्रेम में और कभी वो कम कम काम कर रहा है उसी टाइम फ्रेम में। अब कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी का बात करें जो हम लोग घरों में यूज़ करते हैं इलेक्ट्रिसिटी में, तो अगर उसका बात करें तो नॉर्मली हम लोग उसको किलो वाट आवर में डिफाइन करते हैं या उसको यूज़ करते हैं। ठीक है, अब 1 किलो वाट आवर क्या है, मान लो कि 1000 जूल ऑफ एनर्जी है, हर सेकंड उसको यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, अब 1 घंटे तक अगर वो लगातार चलता रहा तो कितना हो जाएगा, 1 किलो वाट आवर हो जाएगा एनर्जी का। ठीक है, आप देखना घर के मीटर में, इलेक्ट्रिक बोर्ड में वो लिखा रहता होगा कि इतना किलो वाट आवर आपने यूज़ किया, यानी कि 1 घंटे तक आपने 100 जूल एनर्जी को यूज़ किया है ना, तो आपका इतना पावर बना। अब 1 किलो वाट आवर यानी कि 1000 जूल, 1000 वाट। अब 1 घंटे तक, 1 घंटा यानी कि 3600 सेकंड, कैसे, तो 60 मिनट और 60 सेकंड, तो 3600 सेकंड हो गया, यानी कि 36,000 जूल, यानी कि 3.6 इंटू 10⁶ जूल। Energy used in household industries and commercial establishment are usually expressed in kilowatt hour. For example, energy used in a month is unit, जैसे कि 1 यूनिट इज इक्वल टू 1 किलोवाट आवर। क्लियर, तो ऐसे होता है इलेक्ट्रिसिटी वाला बोर्ड को जांच। तो ये था हमारा चैप्टर, और इसमें एक क्वेश्चन है, यहाँ पर देखो क्या है क्वेश्चन, इलेक्ट्रिक बल्ब ऑफ 6 वाट, यानी कि हमारा वर्क दिया हुआ है, एनर्जी दिया हुआ है, और 6 आवर पर डे, यानी क्या करेंगे हम लोग इसको डायरेक्ट 6 से मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। ठीक है, तो
क्या बोलता है, कैलकुलेट द यूनिट ऑफ एनर्जी कंज्यूम्ड इन वन डे, यानी कि पावर कितना दिया है 60 वाट। हम लोग उसको किलो वाट में जब चेंज करेंगे तो क्या करेंगे 60/1000, ठीक है। तो 0.06 टाइम यूज्ड, यानी कि 6 घंटे के लिए वो किया, तो एनर्जी कितना निकलेगा, पावर इंटू टाइम टेकन, तो 0.06 किलो वाट इंटू 6 आवर्स, यानी कि 0.36 किलो वाट आवर, यानी कि 0.36 यूनिट। तो इस प्रकार से हम लोगों ने ये चैप्टर को फिनिश किया। एंड आई होप कि ये वंदे भारत का स्पीड से मैंने आपको पढ़ाया है, आपको समझाया, काफ़ी मेहनत लगा समझाने में, बट आई होप कि आप समझ गए होंगे। अब कुछ क्वेश्चंस कर लेना, ये सब क्वेश्चंस कर लेना, बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए, मेरे लिए तो अच्छा रहेगा नहीं, बट ये सब क्वेश्चन करना। एंड अगर हो सके तो अगर कोई डाउट हो तो कमेंट में पूछना, अगर बना लो क्वेश्चन तो उसका बना करके कमेंट में पेस्ट कर देना फ़ोटो, एंड आई विल सी। एंड अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप इसको लाइक करो, दोस्तों के साथ शेयर करो, कुछ भी पूछना या बताना है तो कमेंट करो, एंड चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू वेरी मच।